चलिए तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बहुत बार आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि कोई बच्चा, किसी बच्चे का माता पिता कौन है, हम लोग इसको पता कर लेते हैं किससे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं अपराध शास्त्र में। अपराध शास्त्र समझते हो, जहाँ पे क्राइम व्राइम होता है, किसी का हत्या उत्या हो गई तो हमें पता नहीं चलता कि हत्या किसने किया, ये जानते हो। तो उस वक्त अगर किसी व्यक्ति ने हत्या किया है या कुछ भी मतलब कोई घटना की, तो उसका थोड़ा बहुत अगर हमें सबूत मिल गया, अगर ब्लड मिल गया वहां पर जिसने हत्या किया है या जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, तो हमें उसका ब्लड का थोड़ा बहुत बूंद मिल गया या उसके लार मिल गया। लार समझते हो ना, जो मुंह से चिल्लाते वक्त लार और निकला होगा, तो और ब्लड में अगर मान लो आरबीसी आ गया तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति को पहचान नहीं कर सकते, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के माध्यम से हम लोग पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। एक सुना होगा शब्द फिंगर प्रिंटिंग, मूवी में देखा है ना कि किसी व्यक्ति की जो बंदूक चलाते हैं तो उस पर हाथ पे कुछ पहन लेते हैं या फिर बंदूक पे कुछ लगा करके गोली चलाते हैं, सीआईडी वाला। हाँ, तो ऐसा क्यों ऐसा किया जाता होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति को किसी को तुमने मारा तो अंगुली में जो छाप होगी इससे पता चल जाएगा ना कि कौन व्यक्ति मारा है इसको। लेकिन हाथों की जो रेखाएं हैं, हाथों की जो प्रिंटिंग, इसको ऑपरेशन से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की जो अन्य रेखाएं जो हैं, अन्य जो प्रिंटिंग है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का डीएनए बदल सकते हो नहीं, क्योंकि डीएनए कहाँ बैठा हुआ है, हमारे कोशिकाओं के केंद्र। इसका मतलब हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं का केंद्र बदलना होगा। अगर सभी कोशिकाओं का केंद्र बदलोगे तो व्यक्ति मर जाएगा, तो उस व्यक्ति का तो अपना रूप रंग सब कुछ बदल गया, वो व्यक्ति वो रह नहीं गया। तो डीएनए को हम लोग, डीएनए का जो फिंगर प्रिंटिंग है, इससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं क्या होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका सबसे पहले भारत में उपयोग किया गया था कब, 1880 में। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग कब किया गया था, तो भारत में किया गया था 1880 में। एक अंग्रेज मर गया था 1880 में भारत में ही। तो अब चूंकि अंग्रेज बुद्धिजीवी थे, हमारे भारत में रहते तो लोग कैसे पता करते हैं, जाते किसी ओझा के पास, तांत्रिक के पास और हाँ, पंडित जी कहते कि भाई ऐसा करो कि कौन मरा है बता देंगे, और 100 रुपया 200 रुपया रखवाते आपसे और ध्यान वान लगाते आंख मूंद की, और कहते ये त्रिकालदर्शी बाबा है कौन बाबा है, त्रिकालदर्शी। त्रिकाल समझते हो, त्रिकाल का मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान, 3 काल होते हैं ना। और दर्शी का मतलब देखना, जो तीनों काल को देखता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। और आंख बंद करके पता नहीं को, सब ऐसे आंख खोल के देखते हैं, लेकिन ये त्रिकालदर्शी अखियां बंद करके देखते हैं सोचो कि हमारे ये दुनिया में तुम जाओगे अमेरिका में, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में, तो तुम वहां पे जाकर कहोगे कि तुम्हारे यहाँ तो लोग दूरबीन से देखते हैं या बढ़िया बढ़िया लेंस लगा के देखते हैं ना, हमारे भारत में आंख बंद करके देखते हैं वो सब बेचारे आधा पगला जाएंगे कि कैसा व्यक्ति है। तो एक ब्रिटिश के व्यक्ति 1880 में हमारे देश में रहा था, तो ब्रिटेन ने इस तकनीक का उपयोग किया था। ऐसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूछा जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम था एलिस जेफर। क्या नाम था, एलिस जेफर। नाम अगर अपना याद है तो जायफर का नाम सुने हो कि नहीं। जायफर कब होता करता है, जब किसी का भूत प्रेत होता है तभी तो जायफर करता है। हाँ, तो उससे याद करना एलिस जेफर। और भारत में इसके जनक जो है वर्तमान में किसे कहा जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर लाल। क्या नाम है, डॉक्टर लाल। भारत में इसके जनक है। एक दवा आती है मार्केट में बहुत बार, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी के नाम से। पैथोलॉजी का मतलब समझते हैं तुम लोग, पैथोलॉजी का मतलब होता है, पैथोजन का मतलब होता है कि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे मलेरिया, तुम्हारा जो मलेरिया हो गया तो तुम्हारा ब्लड जाएगा चेक होने के लिए, ब्लड में उन छोटे छोटे क्या करेंगे, बैक्टीरिया वायरस ये सब का क्या करते हैं, जहाँ पे चेकिंग की जाती है उसे कहते हैं पैथोलॉजी। लाजी मतलब अध्ययन, जहाँ पर पैथोजन का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो भारत में इसकी जो ये डॉक्टर लाल ने शुरुआत की थी। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का भी भारत में शुरुआत किसने किया था, डॉक्टर लाल। इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। किसी का भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराना होता है तो कहाँ पर जाता है, ब्लड, हैदराबाद जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है। अच्छा, तो लोगों को पता है कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक होता है,
केंद्रक में क्या बैठा होता है धागे की तरह? गुणसूत्र बैठे होते हैं। गुणसूत्र की भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र के भाग को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। तो जो हमारे शरीर में जो डीएनए है, इस डीएनए में जो क्रम से लगाए जाएंगे, कितने डी होते हैं गुणसूत्र भाई? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र रहते हैं। 46 गुणसूत्रों को 46 गुणसूत्र है, इसका मतलब 23 जोड़े मिलते हैं ना, 23 जोड़े मिलते हैं। इन गुणसूत्रों को अगर हम क्रम से कर लें, क्या कर लें? क्रम से कर लें। लंबाई के आधार पर जब गुणसूत्रों को हम लोग क्रम से कर लें, क्रम से करने के बाद एक विशेष प्रकार का आता है केमिकल। क्या आता है? केमिकल आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। उस केमिकल को अगर हम लोग उस पर डाल दें, इन गुणसूत्रों पे क्या करते हैं हम? गुणसूत्रों को क्रम से करने के बाद उस केमिकल को डाल देंगे तो इसमें क्या मिलती है? कलर पट्टियां मिलती है। क्या मिलती है? डीएनए, जो हमारा डीएनए होगा, डीएनए में क्या मिलेगा? कलर पट्टियां मिलती है। कलर पट्टियां समझते हो? अलग अलग रंग की कलर पट्टियां। नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को? चलो मैं तो फिर समझा रहा हूं। चलो, जैसे मान लो कि तुमने मान लो कभी नहीं, बाद में अपने पिताजी से कहोगे पिताजी मुझे संपत्ति में मेरा हिस्सा चाहिए, तो तुम्हारे पिताजी कहेंगे कि तुम मेरे ही बच्चे हो, इसका सबूत क्या है? तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम सबूत कैसे दोगे? तो तुम पिताजी से कहोगे कि मम्मी ने बताया था कि आप ही का बच्चा हूँ। तो मम्मी कहेगी हाँ ये आप ही बच्चा है, तो तुम्हारे पिताजी कहेंगे इसका क्या सबूत है? तो तुम ऐसे समय में तुम्हारे पास अब एक ही संपत्ति में हिस्सा लेने के पास मतलब संपत्ति में हिस्से लेने का एक मार्ग है, वो क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तुम्हारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, कोशिका के अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर जो जीन आए होंगे, जो गुणसूत्र होंगे, जो डीएनए होंगे, या तो वो पिताजी से मिलेंगे या तो माताजी से मिलेंगे। यही हो सकता है ना? अगर पड़ोसी को मिल गया तो अगर माता और पिता जैसा नहीं मिला तो इसका मतलब बच्चा किसका है? पड़ोसी का है। और अगर माता पहले जानती होगी कि नहीं ये पड़ोसी का बच्चा है, तो माता कहेगी कि नहीं डीएनए चेकिंग मत करा, नहीं तो खुलासा हो जाएगा। फिर जानते हो भारतीय समाज में उस महिला को लोग कितनी गलत नजर से देखेंगे, जानते हो ना? गाँव में अक्सर चर्चा। अब जैसे कि एक सुना होगा, कबीरदास जी का नाम सुना है ना? कबीरदास के जमाने में अगर ऐसा रहा होता तो सुना होगा कि कबीरदास की माता ने जब वो पैदा हुए थे तो क्या कर दिए थे? उन्हें फेंक दिया गया था। एक कहानी है उसमें कि वो जो कबीरदास जी पैदा हुए थे कुंवारी माँ के गर्भ से, उन किसके आशीर्वाद से पैदा हुए थे? रामानंद के आशीर्वाद से। रामानंद कौन? कबीरदास के गुरु, जो उत्तर भारत में रामायण भक्ति आंदोलन लेके आए थे। जो आज उत्तर भारत में जो ये राम सीता गीता वीता सब चलता नहीं है, इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था रामानंद। तो उसी रामानंद का आशीर्वाद, और आशीर्वाद का मतलब तुम लोग साफ साफ समझते होगे कि किसी महिला पे कौन सा आशीर्वाद पड़ा होगा, तभी कबीरदास पैदा हुए, जानते हो ना? तो बस वही वाला हाथ। और एक रामायण में सुना होगा, राम सीता वाला कहानी सुने नहीं तुम लोगों ने? कि उनका बच्चा पैदा हुआ था कौन? लव पैदा हुआ था। फिर जंगल में जब गए तो ये मतलब जब उनको निकाल दिया गया तो जंगल में जब गई तो कौन पैदा हुआ? कुश पैदा हुआ। वो किसके आशीर्वाद से? रावण के नहीं कहे, महर्षि वाल्मीकि। अब जानते हो ना कि कौन सा आशीर्वाद मिलता है? लेकिन हम लोग आरोप लगाएंगे तो बहुत से लोग सामने खड़े आ जाएंगे कि नहीं ये लोग दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन हम लोग आरोप नहीं लगाएंगे। इसीलिए तो राम कह रहे थे कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। राम ने क्या कहा? इसीलिए मेरे बच्चे नहीं हैं। अब राम को उस वक्त उन बच्चों का डीएनए चेकिंग करवा लिया गया होता। हमारे देश में इतने बड़े बड़े भगवान थे, लोगों को डीएनए चेकिंग उस वक्त कराया गया होता तो पता चल जाता बच्चा किसका है कि नहीं। और वो भगवान को हमारे देश में कहते हैं कि ये सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ। अपने बच्चे को खुद ही ज्ञान नहीं है उस संसार को। और हमारे भारत में लोग गीत गा रहे हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, उनको अपने बच्चे के ज्ञान नहीं है। तो देखो, अब मान लेते हैं कि ये ए जो एक बच्चा है, ये क्या है? ए एक बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा पहुंचेगा कहाँ पर? कोर्ट में। कहाँ पहुंचेगा? कोर्ट में। कहेगा कि ये तो उसने दो व्यक्ति पर आरोप लगाया, कहे कि यही मेरी माता हो पिता है। क्या है? मेरे माता हो पिता। ये माता लग रही है ना? ये पिताजी लग रहा है ना? मुंडे हैं बेचारे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कहा यही मेरे दोनों माता हो पिता है। पिताजी करेंगे नहीं मेरा ये बच्चा नहीं है।
इस दो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट कहेगा कि ऐसा करो, इस बच्चे का क्या किया जाए, डीएनए निकलवाया जाए। क्या किया जाएगा, डीएनए निकलवाया जाएगा। डीएनए निकलवाने के बाद उसमें 2300 गुणसूत्र को क्रम से इसी प्रकार से कर लिया जाएगा। 2300 गुणसूत्र को क्या कर लिया जाएगा, इस प्रकार से क्रम से कर लिया जाएगा। इन 2300 गुणसूत्र को क्रम से करने के बाद उनपे क्या किया जाएगा, एक विशेष प्रकार का लिक्विड डाला जाएगा, केमिकल डाला जाएगा, जिससे कि डीएनए पे क्या आ जाएगा, रंग की पट्टियां, ये अलग अलग प्रकार से रंग की पट्टियां दिखाई देने लगेगी। समझ में आई मेरी बात? ये अलग अलग प्रकार के रंग की क्या हो जाएंगी, पट्टियां दिखाई देने लगेगी। और ये जो रंग, और फिर उसके बाद माता और पिता का भी क्या किया जाएगा, इनका भी डीएनए निकलवाया जाएगा। माता और पिता का भी क्या किया जाएगा, डीएनए निकलवाया जाएगा। ये माता, वो पिता का है रेड वाला, और ये माता का। माता और पिता का डीएनए निकलवाने के बाद देखा जाएगा कि वो जो बच्चे में जो कलर पट्टी आई है, जो बच्चे, ये मान लो कि एक बच्चा निकलवा रहे हैं, इस बच्चे का डीएनए निकलवाएं, इस बच्चे का, तो इनमें जो ये कलर पट्टियां आई होंगी, तो या तो वो माता पर कलर पट्टी मिलेगा, क्योंकि एक जैसा हूबहू दुनिया में किसी भी व्यक्ति का एक जैसा कलर पट्टी नहीं मिल सकता। मतलब या तो इस बच्चे के अंदर जो कलर पट्टियां जगह जगह आई होंगी, या तो वो कलर पट्टियां डीएनए में, या तो वो माता की जगह रहे होंगे, या तो वैसे ही किसमें रहा होगा, पिता में। इसका मतलब वो बच्चे में जो आया होगा तो माता या पिता में से आया होगा, तो इसका मतलब मान लीजिए वो बच्चा इन्हीं दंपत्ति का है, इन्हीं स्पाउस का है। समझ में आएगी मेरी बात? जो डीएनए है इसको क्रम से कर लिया जाएगा बच्चे का, और फिर उसके बाद उसमें चेक किया जाएगा, माता और पिता को भी चेक किया जाएगा, और माता पिता में वैसे ही कलर पट्टियां मिली है जैसा कि उस बच्चे में है, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि वो बच्चा उसी का है। और दुनिया में किसी भी व्यक्ति का एक जैसा डीएनए नहीं मिलेगा, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का एक जैसा डीएनए नहीं मिलेगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब लेकिन क्या दुनिया में किसी व्यक्ति का एक जैसा, जस्ट एक जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसका हो सकता है, किसका हो सकता है बताओ? दादा या दादी का? दादा या दादी किसका हो जाएगा? नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये जो बच्चा पैदा हुआ पिता से सिर्फ आया होता तो ठीक था कि दादा या दादी का आ सकता है, लेकिन माता का भी तो आया है। इसके जैसा, इस बच्चे के जैसा सेम टू सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ एक ही व्यक्ति का आ सकता है, जो इसका हमशक्ल जुड़वा होगा। समझ में आई मेरी बात? हम शक्ल जो जुड़वा होंगे सिर्फ उसी का जस्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है। ये हम शक्ल जुड़वा है। अब फिर कहोगे सर जी, तो फिर अगर मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति हैं, एक काला एक लाल है, एक करीबा वाले ने किसी का हत्या कर दिया, मान लेते हैं जो काला वाला है, किसी ने हत्या कर दिया और पकड़ा गया कौन बेचारा, ये रेड वाला। अब ऐसे समय में किस व्यक्ति पे तुम आरोप लगाओगे, क्योंकि दोनों का डीएनए भी तो सेम टू सेम आएगा। हम शक्ल जुड़वा किसे कहते हैं ये पता है तुम लोगों को? हमने बताया था कि जब जैसे जो जायगोट होता है इसमें कोशिका जो विभाजन होती है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जो होते हैं, तो 1 से 2 हुआ और दोनों अलग हो गए एक ही कोशिका से, तो 2 नए जुड़वा जन्मेंगे, दोनों को दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, उनके डीएनए भी सेम होंगे। जुड़वा मैंने 2 प्रकार बताया, एक तो बताया मोनोजाइगोटल और एक बताया कि डाइजाइगोटल। एक ही ओवम से जब 2 जुड़वा बनेंगे और 2 ओवम से 2 जुड़वा बनेंगे, ये बताया था मैंने, याद है तुम लोगों को? नहीं, चलो नहीं पता तो एक बार बता देंगे फिर से ना, एक आध वीडियो में आएंगे तो फिर बता देंगे। तो ऐसे समय में इन दोनों के अंदर डीएनए को पहचानना मुश्किल हो गया, मतलब कौन हत्या किया ये पहचानना क्या होगा, मुश्किल हो सकता है। ये बार बार किसी की हत्या करे और बार बार ये फंसे। ऐसे समय में सिर्फ एक ही अब कारण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति वास्तविक, कौन व्यक्ति मतलब कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है। एक चीज मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे शरीर में सीने के पास एक ग्रंथि मिलती है, इस ग्रंथि का नाम क्या होता है, थाइमस। क्या नाम होता है? थाइमस ग्रंथि होती है। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। और ये थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में जो होता है एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, हम थाइमस ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो बचपन से जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाएगी, जैसे जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आते जाएंगे हमारे शरीर में, वैसे वैसे क्या होंगे, एंटीबॉडी बनेंगे। ये दोनों एक समान तो है, लेकिन क्या दोनों के अंदर एक समान बचपन से लेकर युवा तक होने, जब वो बचपन से जवान होंगे तो क्या एक समान जैसा उनके अंदर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आए होंगे? तो नहीं, दोनों के अंदर एंटीबॉडी क्या होंगी, अलग अलग। डीएनए तो सेम है लेकिन दोनों के अंदर एंटीबॉडी अलग अलग होंगी। उस आधार पर हम दोनों व्यक्ति को क्या करते हैं, पहचानते हैं। दोनों व्यक्ति के अलग अलग एंटीबॉडी भी देखी जाती है।
इतनी बातें मेरी समझ में आई? यस। चलिए अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इस वीडियो का जितना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है? चलिए।